गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू फिलो। आई एम अफान हाशमी, योर साइंस टीचर। और आज हम अपनी क्लास 10 साइंस का जैक बोर्ड का पहला चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कर रहे होंगे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट। ये जो चैप्टर क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये जैक बोर्ड के पिछले कई साल के पेपर का एनालिसिस करके बनाए गए हैं। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी हैं और आपको इनकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने कुल 32 क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया है और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये पिछले कई साल के पेपर का एनालिसिस करके बनाया गया है। तो ये सभी के सभी सवाल जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसीलिए आपको इनको खूब अच्छे तरीके से समझना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2026 का जैक में, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो डिस्कशन है वो होगा इन 22 एमसीक्यूज का और ये 4 वेरी शॉर्ट का। और इस अगले लेक्चर में इसी चैप्टर के हम डिस्कस करेंगे इसके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर एमसीक्यूज के साथ। सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या है। सबसे पहला सवाल दिया गया है एमसीक्यूज में, जैक 2024 का क्वेश्चन है। एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने है और पूछा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। अभिक्रिया है Zn प्लस CSO4 यानी जिंक का रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ और मिल क्या रहा है ZnSO4 प्लस Cu। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है। ऑप्शन है संयोजन, वियोजन, विस्थापन या अवक्षेपण। तो ये जो अभिक्रिया है, अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो जिंक है ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा के खुद उसके साथ अपना एक जिंक सल्फेट बना ले रहा है और कॉपर को अलग कर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, ये हो गई मेरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और खुद उसके साथ एक अपना कंपाउंड बना लेगा जिसको हम जिंक सल्फेट बोलेंगे, है ना, और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ठीक है, विद्युत अपघटन का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करके लिख देता हूं कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पूछा है कि जब पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो कौन सी गैस जो है वो मुक्त होगी, कहां पर, कैथोड पे। तो जब पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो कैथोड पर जो है वो H2 गैस हमारी रिलीज होती है। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है और जब रिडक्शन होता है तो उसमें हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस रिलीज करते हैं। ठीक है ना, जब पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो कैथोड पे होता है रिडक्शन और हाइड्रोजन आयंस क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन जो है एच वो रिलीज होते हैं और H2 गैस वहां पर बनती है, हमारी H2 गैस रिलीज हो जाती है कैथोड के ऊपर। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। एक केमिकल रिएक्शन में यानी अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, ऑप्शन में उपचायक, अपचायक, अभिकारक ये उत्पाद दे रखा था तो उनको हम अभिकारक बोलते हैं यानी रिएक्टेंट्स। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए यही इसका जो आंसर है वो यही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जैक 2025 में आया हुआ सवाल है, समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, CaCO3 को गर्म कर रहे हैं और वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उनको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब वो अभिक्रियाएं जिनमें एक कंपाउंड, ठीक है, टूटकर दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं और वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उनको हम वियोजन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, ये मेरी हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अब अगला सवाल हमारा है उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। उपचयन अपचयन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या होगा, संक्षारण विकृत गंधिता रिडॉक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो दूसरा नाम है वो होता है रिडॉक्स। ठीक है, जिसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इनका दूसरा नाम क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया रिडॉक्स। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। चार हमें रिएक्शंस दे रखी है, यानी अभिक्रियाएं दे रखी हैं, और ये पूछा है हमसे कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। पहली वाली है आयरन सल्फेट का रिएक्शन करा रहे हैं FeSO4 का जिंक के साथ। ठीक है, ये तो हो जाएगी क्योंकि जिंक जो है वो इससे ज्यादा, आयरन से ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, तो ये इसमें से इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये अभिक्रिया हो जाएगी। बात करें जिंक सल्फेट और कॉपर की, ये अभिक्रिया नहीं होगी बच्चों, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि कॉपर इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, ये इससे कम अभिक्रियाशील है। ठीक है ना, तो इसलिए ये तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये वाली अभिक्रिया तो हमारी नहीं होगी। आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील, ज्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर सल्फेट प्लस एल्युमिनियम ये भी हो जाएगी क्योंकि एल्युमिनियम ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, यानी ज्यादा रिएक्टिव है। तो सिर्फ हमारे पास ऑप्शन बी ऐसी अभिक्रिया है जो कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है ना, इसलिए ये हमारी अभिक्रिया जो है वो नहीं हो पाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण यानी बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी है इनमें से, ये पूछा है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, चौथा तो है इनमें से कोई भी नहीं, और पहला ऑप्शन है सोडियम प्लस 2H2O गिव्स NaOH। ये तो बिल्कुल भी संतुलित नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर H2 के चार हैं, उधर हमारे पास खाली एक ही है, तो ये तो नहीं है बैलेंस, तो ये तो यहीं पे खत्म हो जाती है बात। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। यहाँ पर देख लेते हैं Fe के हमारे पास तीन है रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, और तीन ही हमारे पास प्रोडक्ट्स में है, ये यहाँ पर बैलेंस है। H2 का कितना हुआ, 4 2 8, और इधर भी 4 2 8 H2 है। चार ऑक्सीजन यहाँ है, चार ऑक्सीजन यहाँ है, तो ये वाली जो है एकदम संतुलित समीकरण है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। सी भी देख लेते हैं। वैसे सी भी संतुलित नहीं है, क्योंकि आप इनिशियली ही देख सकते हैं इसके अंदर H4 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर H2 मौजूद है, तो ये तो नहीं है, नहीं होगी। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO मिला हमें, है ना। इनमें ये में किसका उपचयन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ये पूछा है। अब ऑक्सीडेशन हमारा होता क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, यही होता है ऑक्सीडेशन हमारा। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, किसके पास ऑक्सीजन ऐड हुआ, कार्बन के पास एक ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो यानी इसका जो है अपचयन हो रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या फिर हम इसको अपचयन भी बोल सकते हैं, है ना। कार्बन का ऑक्सीडेशन या अपचयन इस वाले क्वेश्चन में हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe, यानी आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ एल्यूमिनियम के साथ और हमें मिला एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Fe। उपरोक्त अभिक्रिया एक उदाहरण है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखो, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो आयरन Fe से ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, यानी ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसने क्या किया, उसने आयरन ऑक्साइड में से आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। तो ये किस तरह की अभिक्रिया हुई, ये हमारी हुई विस्थापन अभिक्रिया, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, है ना। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई भी नहीं। तो मतलब क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे आप, पूछा ये है कि खाना जो हम खाते हैं हमारे शरीर में, उसका जो पाचन है, उसका जो डाइजेशन है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका सही उत्तर है वियोजन अभिक्रिया। क्यों है भाई ये वियोजन यानी डिकम्पोजिशन, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो पाचन के दौरान हमारी बॉडी में, एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा नीटली लिख लेते हैं जिससे कि आप इजीली इसको समझ सके। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा।
तो मैं आपको बता रहा था ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों है ना। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि पाचन के दौरान हमारी बॉडी में जो खाना जाता है वो अंदर जाके छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। जो हम खाते हैं ना खाना, मान लीजिए आपने मतलब क्या उसको निवाला बोलते हैं ना, एक एक बाइट आपने खाया, बाइट कह लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक निवाला या लुकमा या बाइट जो भी आपके यहाँ बोला जाता है, ठीक है। जब आप उसको खाते हैं, च्यू करते हैं, तो वो अंदर जाता है ना, वो अंदर जाके पाचन के दौरान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और किसी भी एक, जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं, किसी भी कंपाउंड का या किसी भी चीज का छोटे टुकड़ों में टूटना, सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटना एक वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो शरीर में भोजन का पाचन भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 में पूछा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड का सफेद अवशेप बनता है, चूने के पानी का दूधिया हो जाता है, ठीक है। चूने के पानी का रंग उड़ जाता है, चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि लाइम वाटर जो है हमारा, चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है। ये क्यों हो जाता है दूधिया, है ना। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब उसमें CO2 हम पास कराएंगे तो हमको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट और पानी, ठीक है। इस कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 की फॉर्मेशन की वजह से हमारा जो चूने का पानी है वो, उसका जो रंग है वो दूधिया हो जाता है ना। जो लाइम वाटर है वो टर्न्स मिल्की, ठीक है। क्यों? बिकॉज इसकी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये जो हमारा CaCO3 है, इसके बनने की वजह से जो लाइम वाटर है वो दूधिया हो जाता है, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, विकृत गंधिता को रोका जा सकता है एंटीऑक्सीडेंट जोड़ने से, बिल्कुल सही बात है। भोजन को प्रकाश से दूर संग्रहित करना, बिल्कुल ठीक है। रेफ्रिजरेटर में खाना रखना, ठीक है, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शन है। विकृत गंधिता यानी जो रैंसिडिटी होती है, यहाँ लिख देता हूं मैं, हमारा ठीक है। रैंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं किस तरीके से, सारे के सारे ऑप्शन से। एंटीऑक्सीडेंट जोड़ दिया उसके अंदर तो भी बचा सकते हैं उसको रैंसिडिटी से। भोजन को प्रकाश यानी लाइट के एक्सपोजर से दूर रखने से, और रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में खाना रख देंगे तो तब भी जो है हम उसको विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। तो सही उत्तर होगा ये सभी, यानी सारे के सारे ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, रासायनिक दृष्टि से जंग क्या है। जो रस्ट होता है, जंग यानी रस्ट जो होता है, उसको हम ये पूछ रहे हैं केमिकली वो क्या होता है, ठीक है। तो केमिकली जो रस्ट है वो होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और उसका फॉर्मूला जो होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है Fe2O3.XH2O। केमिकली जो है रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ये हमारा 2 है यहाँ, ये रुकिए इसको नीटली प्रेजेंट कर देते हैं एक बार, इससे कंफ्यूजन ना रहे कोई भी किसी तरह का। ये हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मतलब हुआ Fe2O3.XH2O, ठीक है ना। ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया Fe2O3.XH2O। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों के लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर नियोन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ऐड कर देंगे अगर किस चीज में, खाद्य पदार्थों में, या फिर जिनके अंदर वसा होता है या तेल होता है उनको ऐड कर देंगे। तो नाइट्रोजन ऐड करने से क्या होता है, उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है, मतलब उनको हम ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं अगर उसमें नाइट्रोजन हम ऐड कर देंगे। जैसा कि आपने देखा होगा जो चिप्स का पैकेट है उसके अंदर भी जो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसकी वजह से वो चिप्स जो है वो सीलते नहीं है ना। अगर आप उसको खोल के रख देंगे, एक्सपोज हो जाएगा, उसकी नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगी पैकेट की, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो चिप्स जो है थोड़े से सील जाते हैं। तो इसी वजह से होता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, जब तक वो पैकेट बंद रहता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस रहती है, तब तक वो चिप्स सीलते नहीं है। तो नाइट्रोजन गैस जो है काम आती है जो खाना होता है, हमारा भोजन होता है, उसको लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ मिनटों के लिए डुबाने पर आप देखेंगे कि ऑप्शंस है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, विलयन का रंग फीका पड़ जाता है, लोहे की कीलों की सतह पर काली परत चढ़ जाती है, या फिर विलयन का रंग बदलकर हरा हो जाता है। सही उत्तर है मेरा
विलियन का रंग बदलकर हरा हो जाता है जब आप आयरन की नेल्स को यानी लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे, क्योंकि लोहा जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, तो वो कॉपर सल्फेट में से आयरन उसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आप देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसका रंग जो है हल्का हरा हो जाता है। तो सही उत्तर होगा कि विलियन का रंग बदलकर हरा हो जाता है। ठीक है ना। जो रिएक्शन हो रही होगी वो कुछ ये होगी, Fe प्लस CuSO4। Fe यहाँ पर आयरन की नेल्स हो गई, तो यहाँ बनेगा FeSO4 प्लस Cu। ये FeSO4 जो है ना, इसका सोल्यूशन बन जाएगा और कॉपर रिलीज हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि ये क्यों बना, क्योंकि आयरन जो है ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है और आप देखेंगे इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो हल्का हरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वसा युक्त खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया के कारण बासी हो जाते हैं। ठीक है, वसा युक्त यानी जिनके अंदर फैट होता है ना। प्रश्न नंबर 16 में ये पूछा है कि जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वो किस प्रक्रिया के कारण बासी हो जाते हैं। ठीक है, फैट कंटेनिंग फूड किस प्रोसेस या रिएक्शन की वजह से वो बासी हो जाते हैं। ऑप्शन है ऑक्सीकरण, जंग, कमी या फिर हाइड्रोजनीकरण। तो सही उत्तर हमारा होगा इसका ऑक्सीकरण। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 16 का। ठीक है, क्या होता है जब जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ हैं जब हम उनको लाइट और मॉइस्चर में छोड़ देते हैं ना, मतलब खुला छोड़ देंगे उनको, तो वो बासी हो जाएंगे क्योंकि उनका ऑक्सीकरण यानी उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, ऑक्सीडेशन की वजह से वो बासी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को सूखी परख नली में जोर से गर्म किया जाता है तो क्या होता है। लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को हमने क्या किया, सूखी परख नली यानी ड्राई टेस्ट ट्यूब में जोर से गर्म किया, है ना। तो क्या होगा, क्रिस्टल तुरंत पिघल जाते हैं, एक भूरा अवशेष बचता है, ट्यूब में सफेद धुआं दिखाई देता है, एक पीला अवशेष बचता है। तो सही उत्तर मेरा होगा इसका एक पीला अवशेष यानी एक येलो प्रेसिपिटेट बचता है। ठीक है, जो रिएक्शन हो रही होगी हमारी वो ये रिएक्शन होगी कि लेड नाइट्रेट जो है मेरा यानी PbNO3 वोल्ट है ना, जब मैं इसको हीट करूंगा, ठीक है, मिलेगा क्या मुझे, मुझे मिलेगा, सॉरी, मुझे मिलेगा लेड ऑक्साइड, है ना। लेड ऑक्साइड मिलेगा मुझे, NO2 रिलीज होगी और क्या मिलेगा, और ऑक्सीजन O2। चलो इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, यहाँ आएगा मेरा 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा मेरा 2। हाँ देखना 2Pb इधर है, NO3 3 टू द 6 1 टू द 8 और 2 ये हो गए हमारे, है ना, 6 टू द 12। ठीक है, 2 और 4 टू द, ठीक है, 4 2 ये 12 ये हो गए, ये भी बैलेंस। हाँ तो इक्वेशन बैलेंस हो गई, है ना। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो क्या होगा, ये PbNO3 को जब हीट करेंगे तो 2PbO इसका ही हमको पीला अवशेष यानी येलो प्रेसिपिटेट, ठीक, येलो प्रेसिपिटेट यानी पीला अवशेष, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ हिंदी में भी, पीला पीला अवशेष बनता हुआ हमको नजर आएगा PbO का। ठीक है ना, ये रिएक्शन होगी। चलो अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, कुछ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछा है इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण, वायु का द्रवीकरण, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, या फिर खुले में पेट्रोल रखना। तो सही उत्तर इसका होगा उच्च ताप पर वायु में उपस्थित वायु क्या लिखा है, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी हमारी यहाँ पर, चलिए मैं वो दिखा देता हूँ आपको। Cu को गर्म कर रहे हैं कॉपर के तार को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मिल क्या रहा है मुझे, मुझे मिल रहा है CuO। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2। इसको हीट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे हीट लिख लेते हैं। ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन है जो हो रही होगी इन चारों ऑप्शंस में से। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल का विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस यानी एक वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या है, यानी होगा कि मतलब कितने रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। तो बच्चों जब पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना,
यानी उसका जब विद्युत अपघटन होता है, तो हर दो पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 और वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये रिलीज होते हैं। तो इनका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2:1, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, किसके लिए हो रहा है ये हो रहा है हर दो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के लिए, ठीक है ना, हर दो पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए दो मॉलिक्यूल H2 के और एक मॉलिक्यूल O2 का रिलीज होता है, तो इसलिए इनका रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज नहीं है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है फिजिकल चेंज। ठीक है, ये पूछा है इनमें से कौन फिजिकल चेंज नहीं है। ऑप्शन क्या है? जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, जल में लवण का विलय होना, या फिर बर्फ के गलन पर जल का बनना। इनमें से फिजिकल हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो होगा हमारा द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। ठीक है, इसमें क्या है, इसके अंदर जो है नए सब्सटेंसेस आपको बनते हुए नजर आएंगे। जब हम द्रवित पेट्रोलियम गैस को का दहन करेंगे, उसको जलाएंगे, तो आपको CO2 भी बनती हुई नजर आएगी, है ना, और आपको H2O, CO2 एंड H2O बनता हुआ नजर आएगा, है ना। बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं, वो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो फिजिकल चेंजेस हैं, क्योंकि उनमें कोई नई सब्सटेंस नहीं बनेगी और इसमें आपको दो नई सब्सटेंसेस बनती हुई नजर आएंगी, तो इसलिए ये हमारा फिजिकल चेंज नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब कली चूने पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ठीक है, जब कली चूने पर हम जल डालते हैं, यानी क्विक लाइम के ऊपर हम जल डालते हैं, तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो अभिक्रिया जो होगी वो होगी ऊष्मक्षेपी, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, कब होगी ये रिएक्शन? जब कली चूने पर जल डाला जाता है ना। कली चूना क्या होगा मेरा? ये CaO, इसके ऊपर मैंने क्या डाला? इसके ऊपर मैंने जल डाला, तो हमको क्या मिलता हुआ हमको क्या बनता हुआ नजर आएगा? हमको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम आम भाषा में स्लेग्ड लाइम या फिर इसको हम बुझा चूना भी बोलते हैं। बुझा चूना, ठीक है ना, ये अभिक्रिया होगी। इस एक एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना किसका उदाहरण है? संक्षारण का, विकृत गंधिता का, उपचायक का, या अपचायक का? तो इसका आंसर होगा संक्षारण का, यानी कोरोजन। ठीक है, ये कोरोजन की वजह से होता है, जो एटमॉस्फेयर में हमारे मतलब सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनसे रिएक्ट कर जाती है सिल्वर आर्टिकल, जिसको हम अगले पार्ट में अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं आपको एक ओवरऑल बात बता रहा हूँ। जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सिल्वर कंपाउंड्स होते हैं, है ना, उनसे रिएक्ट कर जाते हैं सिल्वर के आर्टिकल्स और उनके ऊपर एक काली परत चढ़ जाती है ना, सिल्वर सल्फाइड की। तो उसकी वजह से तो ये एक मतलब संक्षारण का एग्जाम्पल है, कोरोजन का। चलिए, यहाँ पर बच्चों हमारे MCQ समाप्त होते हैं और अब हम चलेंगे इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जैसा कि एग्जाम में आपको पता है 2 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना होगा। मतलब जैसे कि आप इसी सवाल का उदाहरण ले लें, तो यहाँ पे पूछा है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है और फिर एक एग्जाम्पल देना होगा। तो इस तरीके से आपको 1 नंबर तो मिल जाएगा परिभाषा के लिए और 1 नंबर मिलेगा आपको उदाहरण के लिए, है ना। तो सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर डिस्कस करते हैं। तो आंसर है इसका ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलय लवण बनता है एवं विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है ना। ये हमने इसकी परिभाषा लिख दी, एग्जाम्पल दे देंगे। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट के साथ, NaCl के साथ, तो हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है एक सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 हमको ही मिल रहा है ना। सिल्वर क्लोराइड का हमको मिल जाएगा सफेद अवक्षेप यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट, है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको मिल जाएगा। और ये इसका किसका उदाहरण हो गया? ये हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का उदाहरण हो गया। यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ कि अवक्षेपण अभिक्रिया, सॉरी, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि अवक्षेपण अभिक्रिया हम कहते हैं किसको? अवक्षेपण अभिक्रिया, यहाँ अंडरलाइन करके यहाँ लिख रहा हूँ,
ये हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक नंबर के लिए डेफिनेशन और एक उसका एग्जांपल देके बता दिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पूछा है। चलिए उसका आंसर बता देते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा सामान्यतः गर्मी या प्रकाश उसके आसपास के वातावरण में निकलती है। ठीक है, वो अभिक्रिया जिनके अंदर जो है ऊष्मा एनर्जी जो है वो हीट या लाइट की फॉर्म में निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण क्या हो, सॉरी इसका उदाहरण हो जाएगा दहन, जैसे लकड़ी या ईंधन जलाना। जब आप लकड़ी जलाते हैं तो आप देखते हैं कि जो एनर्जी है वो हीट और लाइट की फॉर्म में निकल रही होती है, तो उसका एक परफेक्ट एग्जांपल हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण यानी आयरन फिलिंग्स, आयरन का जो चूरा होता है उसकी बात कर रहे हैं, लोहे के चूरे की, है ना। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड बनेगा। प्रश्न नंबर 26 है, कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, कंपोस्ट का बनना एक ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, कंपोस्ट का बनना किसका उदाहरण है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण हो गया। और यहाँ पर हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पहले लेक्चर में हम खाली इस चैप्टर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट को डिस्कस करेंगे, और अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स जो कि 3 नंबर में पूछे जाते हैं और लॉन्ग आंसर्स जो कि 5 नंबर में एक सवाल पूछे जाते हैं, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको इसकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ना, क्योंकि एग्जाम के नजरिए से जरूरी है। पिछले 3 साल के नहीं बल्कि कई सालों के पेपर का एनालिसिस करके हमने ये क्वेश्चन सेट किए हैं, तो एग्जाम के नजरिए से सारे के सारे सवाल बहुत जरूरी हैं। तो इसलिए इनको खूब अच्छे से देखो, अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।